नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रेन रोकी है। 11:15 बजे पंजाब जाने वाली ट्रेन को किसानों ने रोका है। श्रीगंगानगर स्टेशन पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। और श्रीगंगानगर में ट्रेन को रोका है किसानों ने। 11:15 बजे पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोका गया। श्रीगंगानगर स्टेशन पर किसान यहां नारेबाजी कर रहे हैं। एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और इसी मांग को लेकर नारेबाजी श्रीगंगानगर स्टेशन पर किसानों ने की। 11:15 बजे पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोका है किसानों ने। श्रीगंगानगर में किसानों ने ये ट्रेन रोकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रेन को रोका गया, किसान ट्रैक पर बैठ गए, लगातार नारेबाजी करते रहे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे किसान। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची, किस तरह से उन्हें हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें, जब पंजाब जाने वाली ट्रेन को रोका है, किसानों का आज भारत बंद है और इसी के तहत जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन ये तस्वीर श्रीगंगानगर से, जहां पंजाब जाने वाली ट्रेन को किसानों ने रोका। 11:15 बजे पंजाब जाने वाली ये ट्रेन थी। जब ये स्टेशन पर पहुंची, यहां पर इसे रोका गया और ट्रैक पर बैठ गए सभी किसान। लगातार नारेबाजी करते रहे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को यहां रोक दिया गया और किसान सामने ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार इनकी नारेबाजी जारी है। एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। देश भर में जिस तरह से आंदोलन, खासतौर से दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन हर एक प्रदेश में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी कड़ी में आज जब भारत बंद किसानों ने किया है, श्रीगंगानगर में किसानों ने ट्रेन को रोका। ये ट्रेन पंजाब जाने वाली ट्रेन है, पंजाब जा रही थी और इसी बीच इसे श्रीगंगानगर में रोका गया। न सिर्फ ट्रेन को रोका गया, ट्रेन के सामने ट्रैक पर किसान बैठ गए, लगातार नारेबाजी करते रहे। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं और इसी के तहत इनका आंदोलन भी जारी है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आज भारत बंद के तहत ये तस्वीर श्रीगंगानगर से। दिल्ली के बिल पर कृषि बिल की कहानी। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021 भी कृषि कानूनों की तर्ज पर पास है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से इसे पारित किया गया। हालांकि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। यूपीए के घटक और टीएमसी ने भी इसका विरोध किया था। जीएनसीटीडी 2021 बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की भी यहां पर मांग उठी थी। तो दिल्ली के बिल पर अब कृषि बिल की कहानी। जी हां, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021 भी कृषि कानूनों की तर्ज पर पास हुआ है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। हालांकि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यूपीए के घटक और टीएमसी ने भी इसका विरोध किया था। जीएनसीटीडी 2021 बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की भी मांग यहां पर उठी थी। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी घोषित। तीनों प्रत्याशी सतीश पुनिया के जीते तो पुनिया के कद में होगी वृद्धि। राजसमंद दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा डॉक्टर रतनलाल जाट, सुजानगढ़ खेमाराम मेघवाल। कोर कमेटी से फ्री हैंड के बाद पुनिया ने दीप्ति का नाम भेजा था। सहाड़ा में जाट, गुर्जर, भील, ब्राह्मण को साधने की कोशिश की गई है। इधर सुजानगढ़ से संगठन ने खेमाराम पर भरोसा जताया और ऐसे में तीनों सीटों पर अच्छे प्रदर्शन से पुनिया का कद यहां पर बढ़ सकता है। अगर यहां पर अच्छा प्रदर्शन होता है, अच्छी तरह से जीत तीनों सीटों पर दर्ज होती है बीजेपी की, तो राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी कल ही घोषित कर दिए गए। तीनों प्रत्याशी सतीश पुनिया के जीते तो पुनिया के कद में वृद्धि होगी। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी है, सहाड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट के नाम पर मुहर लगी, तो सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल के नाम पर। कोर कमेटी से फ्री हैंड के बाद पुनिया ने दीप्ति का नाम भेजा था। सहाड़ा में जाट, गुर्जर, भील, ब्राह्मण को साधने की कोशिश थी और इधर सुजानगढ़ से संगठन ने खेमाराम पर भरोसा जताया। अब ऐसे में तीनों सीटों पर अच्छे प्रदर्शन से पुनिया का कद भी बढ़ सकता है। कोरोना को लेकर एसबीआई की विशेष रिपोर्ट। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष का आकलन, कोरोना के सेकेंड वेव का पीक अप्रैल के मध्य से होगा। लॉकडाउन की रणनीति सफल नहीं हो रही है, केवल मास इनॉक्यूनेशन ही एकमात्र रास्ता यहां पर बचा है। हालांकि यूरोपियन देशों ने और सख्ती से लॉकडाउन का रास्ता चुना है, लेकिन एसबीआई का मत है यूरोप का रास्ता ज्यादा कारगर नहीं होगा। सफलता तभी मिलेगी जब जनता से मास इनॉक्यूलेशन का काम चलाया जा सकेगा और ऐसे में लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है, लॉकडाउन से समाधान नहीं निकल रहा है। कोरोना को लेकर एसबीआई की विशेष रिपोर्ट है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष का इसे लेकर आकलन है। कोरोना की सेकेंड वेव का पीक होगा अप्रैल के मध्य में।
इधर लॉकडाउन की रणनीति सफल नहीं हो पा रही है, केवल मास इनॉक्यूलेशन ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपियन देशों ने और सख्ती से लॉकडाउन का रास्ता चुना है, लेकिन एसबीआई का मत है कि यूरोप का रास्ता ज्यादा कारगर नहीं होगा। सफलता तभी मिलेगी जब जनता में मास इनॉक्यूलेशन का काम चलाया जाएगा। रेल भवन को बचाने की रेलवे मंत्रालय की कवायद। सेंट्रल विस्टा प्लान के अनुसार रेल भवन व कई और मंत्रालयों के भवन तोड़ना प्रस्तावित है। 2 साल पहले बनी विदेश मंत्रालय की इमारत भी इसमें शामिल है। रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम को इसका जिम्मा भी सौंपा है। रेल मंत्रालय की किसी भूमि पर नया रेल भवन बनाया जा सकता है। तो बेहद अहम खबर, जहां रेल भवन को बचाने की रेलवे मंत्रालय की कवायद है। सेंट्रल विस्टा प्लान के अनुसार रेल भवन व कई और मंत्रालयों के भवन तोड़ना यहां पर प्रस्तावित है। 2 साल पहले बनी विदेश मंत्रालय की इमारत भी इसमें शामिल है। रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम को इसे लेकर जिम्मा सौंपा है। रेल मंत्रालय की किसी भूमि पर नया रेल भवन बनाया जा सकता है। और चलिए सीधे रुक करते जेएनयू के दीक्षांत समारोह का। राज्यपाल कलराज मिश्र अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। सीएम अशोक गहलोत अति विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी विशिष्ट अतिथि हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के। 77 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 138 को पीएचडी की उपाधि यहां दी जाएगी। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम। कंठ के गीत की अद्भुत प्रस्तुति कुल गीत के रूप में सूर्य नगरी के गौरव, इस विद्या मंदिर की महानता का संदेश विश्वविद्यालय के कुल गीत में परिलक्षित होता है। विद्या मंदिर मेरा महान प्रस्तुत कर रहे हैं संगीत विभाग के सदस्य और आप सभी से सविनय अनुरोध कुल गीत के प्रति सम्मान प्रकट करें। विद्या शक्ति शक्ति सर्वत्र पूजिता अज्ञाननाशिनी विद्या ज्ञान ज्योति प्रकाश। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है मेरा महान। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, सूर्य नगर का गौरव विद्या मंदिर मेरा महान। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, भारत भूमि पुण्य धरा मरुभूमि राजस्थान, जोधपुर संभाग में तो सरस्वती वरदान। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, विज्ञान कला वाणिज्य में इसकी शान, अभियांत्रिकी निराली जिसकी चले सिद्ध प्रमाण। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, जिसकी चले सिद्ध प्रमाण। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान, विश्व वृंद विद्वानों ने यहाँ ज्ञान की ज्योत जलाई। छात्र वृंद है गौरव इसके कर्मचारी सब प्राण। विद्या मंदिर मेरा महान, विद्या मंदिर मेरा महान। पश्चिम बंगाल में टांग पर टहलती राजनीति। लोकसभा राज्यसभा में भी पहुंचा था बंगाल का चुनावी तूफान, लेकिन नहीं मंजूर हुई टीएमसी सांसदों के सत्र छोटा करने की अपील। अब बंगाल में ममता दीदी की टांग पॉलिटिक्स के चर्चे हैं। हालांकि 1967 में इंदिरा भी नाक को लेकर चर्चित रही थी। इंदिरा के बाद ममता पर भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं। वहीं ममता की चुनावी वैतरणी बंगाली बनाम बाहरी के सहारे है। सीएम फेस को लेकर अशोक लाहिड़ी पर भी भाजपा पीछे रही है। तो ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए जिस तरह से रणनीति और राजनीति नजर आती है। पश्चिम बंगाल में अब टांग पर टहलती राजनीति है। लोकसभा राज्यसभा में भी बंगाल का चुनावी तूफान पहुंचा था, लेकिन नहीं मंजूर हुई टीएमसी सांसदों की सत्र छोटा करने की अपील।
अब बंगाल में ममता दीदी की टांग पॉलिटिक्स के चर्चे हैं। हालांकि 1967 में इंदिरा भी नाक को लेकर चर्चित रही थी। इंदिरा के बाद ममता पर भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं। वे ममता की चुनावी वैतरणी बंगाली बनाम बाहरी के सहारे हैं। सीएम फेस को लेकर अशोक लाहिड़ी पर भी भाजपा पीछे रही। सुशील मोदी की असली जगह क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर्थिक मंत्रालय में स्थान पाएंगे? सरकार और संगठन उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के कायल हैं। संसद के बजट सत्र में भी 2 बार किया है सरकार का बचाव। पेट्रोल डीजल पर अपने कौशल से विपक्ष के मंसूबे इन्होंने नाकाम किए हैं। तो सुशील मोदी की असली जगह क्या है? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर्थिक मंत्रालय में स्थान पाएंगे सुशील मोदी? सरकार और संगठन उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के कायल हैं। इधर संसद के बजट सत्र में भी 2 बार उन्होंने सरकार का बचाव किया। पेट्रोल डीजल पर अपने कौशल से विपक्ष के मंसूबे उन्होंने नाकाम किए। जगन मोहन की बढ़ सकती है मुश्किलें। जस्टिस एनवी रमन्ना पर जगन मोहन ने आरोप लगाए थे। जमीन के मामलों से लेकर सरकार को अस्थिर करने तक के कई किस्म के आरोप थे, लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने परंपरा का पालन किया। बोबड़े ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की। 24 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बनने की उनकी संभावना यहां पर है। तो जगन मोहन की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि जस्टिस एनवी रमन्ना पर ही जगन मोहन ने आरोप लगाए थे। जमीन के मामलों से लेकर सरकार को अस्थिर करने तक के कई किस्म के आरोप थे, लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने परंपरा का पालन किया। बोबड़े ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की। 24 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। और चलिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का रुख करते उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से प्रत्याशी बनाया गया। सीधी तस्वीरें, खास बातचीत नहीं है, लेकिन इन्हीं चेहरों पर फोकस क्यों? क्योंकि एक बुजुर्ग हैं, एक परिवार से आ रही हैं, तो तीसरा चेहरा है वो भी बुजुर्ग है। आखिरकार दूसरे नाम भी हो सकते थे। नहीं, नाम खूब थे। जैसे पिछली बार विधानसभा में 7000 नाम थे, 200 को ही दी। इसमें भी बड़ी संख्या थी, दर्जनों लोग कतार में थे। लेकिन जब मत तो अलग अलग, लेकिन फैसला एक होता है, और इसलिए जीतने की संभावना के बारे में जब विचार हुआ, और केवल हमने नहीं, बूथ से लेके और पार्टी के ऊपर तक के सब कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी रायशुमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने की थी। केंद्रीय मंत्री भी गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए। जो एक जनरल फीडबैक हमें मिलता था वो भी एक आधार था। दिल्ली ने भी अपने स्तर पर जो सर्वे कराए, उसमें भी आधिकारिक तौर पर जो चर्चा हुई, उसमें इन नामों पर मोटे तौर पर राय सबकी बनती दिख रही थी। शीर्ष नेताओं ने अलग अलग ओपिनियन दी थी, लेकिन कुल मिला के एक ओपिनियन पर जाना होता है। तो जो चर्चा में जो लोग ज़्यादा प्रभावी थे कि इनके आधार पर जीती जा सकती हैं सीटें, तो उन्हीं पर दांव लगाया। यहाँ पर आपने तमाम लोगों से बातचीत की, प्रभारी भी भेजे गए थे, उनसे भी आपने बातचीत की, कार्यकर्ताओं से रेगुलर बात करते थे, और आपके जेब में भी एक पर्ची होती थी, रेगुलर उनसे फ़ोन पे पूछते थे कि क्या बेटर हो सकता है, फीडबैक लेते थे। लेकिन मिसाल के तौर पर राजसमंद को देखा जाए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पहले उनके राजसमंद को बाहरी ही नसीब होता है, लेकिन बाहरी से ज़्यादा जीत इम्पोर्टेंट होती है। नहीं, बाहरी भीतरी का झगड़ा तो एक तात्कालिक किस्म का होता है कि राजनीतिक तौर पर उन चीज़ों की चर्चा होती है। अब इससे कौन इनकार करेगा कि उदयपुर से और राजसमंद कोई बहुत ज़्यादा बाहरी है। दूसरा, किरण माहेश्वरी जी ने वहाँ जो काम किया, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली राजनीति में तो लोक कल्याण के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, आज उनको पूरा क्षेत्र याद करता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक नए ज़िले में भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद को ज़िला बनाया, एक बड़ी सौगात दी थी, और उसके बाद उस ज़िले को विकसित करने का काम उन्होंने किया। इसलिए उनके मसले में ये चीज़ लागू नहीं होती। तो माना जाए तो उनकी जो पुरानी टीम है या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि क्या गुलाब चंद कटारिया सरीखे वरिष्ठ नेता वहाँ कैंप करेंगे, या दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी होगी, क्योंकि चुनाव है उसमें सभी नेताओं को मौजूद रहना पड़ता है। क्योंकि ख़ास तौर पर राजसमंद को लेकर तो पहले से ही तय था कि पार्टी, क्योंकि जीतती बीजेपी ही आई है वहाँ। राजसमंद बीजेपी की परंपरागत सीट है, और एक वैचारिक आधार पर वो सीट हम लोग जीतते हैं। इससे पहले भी जब डिलिमिटेशन हुआ, उससे पहले बंशीलाल खटीक थे, तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, वो जीते ही थे। किरण जी लगातार 3 बार रही हैं, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीती हैं। तो इसलिए वहाँ पार्टी का अपना एक आधार है,
दूसरा, जब चुनाव होते हैं, लड़ाई होती है, तो सब लोग वहाँ उसमें पूरा समय देते हैं। तो इसलिए हमारे पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो पूरे तरीके से निगरानी भी करेंगे, समय भी देंगे और कार्यकर्ताओं के साथ लग के जीतने का काम भी करेंगे। पुनिया साहब, आपने योग्य चेहरे निकाले हैं, योग्य में से भी योग्य, तमाम तरीके के सर्वे हुए, आपने खुद ने भी सर्वे करवाया, केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे करवाया, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, लेकिन नाराज़गी होती है, कई लोग नाराज़ होंगे और वो नाराज़ होकर अपने अपने लिहाज से कुछ रणनीति भी बनाएंगे, कोई निर्दलीय भी ताल ठोकने की कोशिश करेगा। तो उन सभी को बातचीत करने के लिए कोई टीम बनाएंगे या आप खुद भी फ़ोन पर लगातार संपर्क में? देखिए, नुकसान का खतरा कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ विग्रह साफ तौर पर दिखता है। मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, टिकट एक को मिलती है तो कुछ समय की कुछ वेदना पीड़ा हो सकती है, लेकिन पार्टी का मैंने जो चरित्र देखा है कि फैसले के बाद में भले ही आदमी 48 घंटे बाद काम में लगे, लेकिन लगता ज़रूर है। इसलिए यहाँ इस किस्म की कंप्लेंट स्थायी नहीं है। और रही बात परिवार के भीतर लोगों के मान मनुहार की, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, वहाँ के स्थानीय लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टियों में भीतरघात होते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक में नैतिकता के नए पैमाने, सेक्स सीडी मामले में रमेश जारकिहोली को देना पड़ा इस्तीफा। 6 मंत्रियों ने अदालत से रोक लगाने की गुहार लगाई। अब मंत्री के सुधाकर ने कहा कोई दूध का धुला नहीं, सभी 225 विधायकों की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी दूसरी महिलाओं से संबंध है या नहीं। सब मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे, जांच हो तो हकीकत का पता चले। सिद्धरमैया, एसडी कुमारस्वामी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो कर्नाटक में नैतिकता के अब नए पैमाने, जहां सेक्स सीडी मामले में रमेश जारकिहोली को इस्तीफा देना पड़ा। अब 6 मंत्रियों ने अदालत से रोक लगाने की इस पर गुहार लगाई है। अब मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कोई दूध का धुला नहीं है, सभी 225 विधायकों की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी दूसरी महिलाओं से संबंध है या नहीं। सब मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, जांच हो तो हकीकत का पता चले। सिद्धरमैया, एसडी कुमारस्वामी पर भी सवाल उठाए। रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए डीजी एसीबी बीएल सोनी का नया प्रयोग। शिकायतकर्ता के पास रकम नहीं होने पर एसीबी मुहैया करवाएगी रिश्वत की राशि। 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के लिए सरकार पर नहीं डाला है दबाव। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास सरकारी माल खाने में है 4 करोड़ रुपए। इनमें से 1 करोड़ 12 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारियों से मिले और 2 करोड़ 80 लाख रुपए घरों में छापेमारी और जांच के दौरान बरामद हुए। अब तक किसी भी कार्यवाही के दौरान परिवादी ही रिश्वत की राशि देता था और ऐसे में परिवादी की राशि कोर्ट कार्यवाही में फंसने से परेशानी होती थी। बीएल सोनी को इस नए प्रयोग के लिए हौसला अफजाई मिल रही है। तो बेहद नया प्रयोग यहाँ पर बीएल सोनी करने जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के पास रकम ना होने पर अब एसीबी उन्हें रिश्वत की राशि मुहैया कराएगी। 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के लिए सरकार पर नहीं दबाव डाला गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास सरकारी माल खाने में अभी 4 करोड़ रुपए है। इनमें से 1 करोड़ 12 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े के अधिकारियों से मिले हैं, तो उधर 2 करोड़ 80 लाख रुपए घरों में छापेमारी और जांच के दौरान बरामद हुए। अब तक किसी भी कार्रवाई के दौरान परिवादी ही रिश्वत की राशि देता था और ऐसे में परिवादी की राशि कोर्ट कार्रवाई में फंसने से उसे परेशानी होती थी। बीएल सोनी को इस नए प्रयोग के लिए हौसला अफजाई भी मिल रही है। इस नए प्रयोग से काफी राहत भी मिलेगी और बड़ी बात यह है कि कई ऐसे रिश्वतखोर हैं जो जल्द से जल्द गिरफ्त में आएंगे। रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए ही बीएल सोनी का यह नया प्रयोग है। डीजी एसीबी बीएल सोनी ने यह प्रयोग किया है। शिकायतकर्ता के पास रकम ना होने पर अब उसे एसीबी ही रिश्वत की राशि मुहैया करवाएगी। टोंक के निवाई से खबर है, व्यापारी की हत्या, 30 लाख की लूट का यह अहम मामला है। आज 2 बजे एसपी ओम प्रकाश इसे लेकर खुलासा करेंगे। पिछले दिनों व्यापारी सत्यनारायण के साथ लूट हुई थी। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी और 30 लाख रुपए लूटे थे। अन्य प्रदेशों के व्यापारी निवाई पहुंचे, खंडेलवाल समाज के पदाधिकारी भी निवाई पहुंचे हैं। खुलासे पर एसपी ओम प्रकाश का आभार भी जताया है और दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ओम प्रकाश इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे। पिछले दिनों व्यापारी सत्यनारायण के साथ यहां लूट हुई थी और इतना ही नहीं, बदमाशों ने उसे गोली मारकर हत्या की और 30 लाख रुपए लूटे। और इस वक्त हमारे साथ खुद एसपी ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, बड़ा खुलासा इसे लेकर आज 2 बजे करने वाले, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सर इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बेहद अहम मामला था? हमने इसमें इस वारदात में जो भी लोग सम्मिलित थे, हमने सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की जो कार्रवाई जो हमारी जारी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सभी मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिल्कुल, कितने लोग सर इसमें थे और क्या कोई रह गया या इस मामले में जितने लोग भी संलिप्त थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है?
इसमें 4 व्यक्ति थे, चारों व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। बाकी का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका कंप्लीट खुलासा हम आज 2 बजे करेंगे। ठीक है ओम प्रकाश जी, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो 4 लोग इसमें संलिप्त थे, गिरफ्तारी चारों की हो चुकी है, लेकिन पूरा खुलासा 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एसपी ओम प्रकाश करेंगे। उनका कहना है कि पूरे मामले की छानबीन हालांकि अभी भी जारी है इस मामले को लेकर, लेकिन बेहद अहम मामला था जहां व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसे गोली मारी, उसकी हत्या की गई, 30 लाख लूटे गए। हालांकि व्यापारियों ने भी आभार जताया है एसपी ओम प्रकाश का। चूरू के रतनगढ़ में सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को रौंदा है रोडवेज बस ने। सालासर फाटक के पास ये हादसा हुआ। एक युवक की मौके पर मौत हुई है, दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। बस चालक मौके से फरार हुआ है। चूरू के रतनगढ़ में सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। सालासर फाटक के पास यह हादसा हुआ जहां बस ने 2 युवकों को रौंदा है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। बस चालक मौके से फरार हुआ है। श्रीकांत शर्मा का अंदाज, इन दिनों यूपी में बिजली सुधारों को लेकर उठा रहे हैं क्रांतिकारी कदम। बिना समस्या मुफ्त बिजली को पहना रहे हैं अमली जामा। जल्द ही बिजली बिल रिचार्जिंग सिस्टम शुरू करने में भी जुटे हुए हैं। नए नए आइडियाज यहां पर लाए जा रहे हैं और श्रीकांत शर्मा के नए अंदाज देखने को मिल रहा है। इन दिनों यूपी में बिजली सुधारों को लेकर क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं श्रीकांत शर्मा। बिना समस्या मुफ्त बिजली को अमली जामा पहना रहे हैं कि कैसे बिना समस्या मुफ्त बिजली यहां पर दी जा सके। जल्द ही बिजली बिल रिचार्जिंग सिस्टम भी शुरू करने में जुटे हैं श्रीकांत शर्मा। अमिताभ ठाकुर से मुक्त हुई उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ ऐसा ही हो सकता है हरियाणा में अशोक खेमका के साथ। 2015 में सामने आया था मुलायम अमिताभ का विवाद। दागियों को गार्ड ऑफ ऑनर के विरोध में भी अमिताभ ठाकुर रहे हैं। हालांकि अमिताभ की बेदाग छवि ब्यूरोक्रेसी में चर्चित हमेशा से रही है। तो अमिताभ ठाकुर से मुक्त हुई उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ ऐसा ही हो सकता है हरियाणा में अशोक खेमका के भी साथ। 2015 में सामने आया था मुलायम अमिताभ का विवाद। दागियों को गार्ड ऑफ ऑनर के विरोध में भी अमिताभ ठाकुर रहे हैं। हालांकि अमिताभ की बेदाग छवि ब्यूरोक्रेसी में चर्चित है। करौली में इस बार भी नहीं आयोजित होगा कैला देवी का लक्खी मेला। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की अभिशंसा पर जिला प्रशासन ने निर्णय किया है। चैत्र मेले में प्रतिवर्ष आते हैं 40 से 50 लाख श्रद्धालु। गत वर्ष भी कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं हुआ था। करौली में इस बार भी आयोजित नहीं होगा कैला देवी का लक्खी मेला। कोरोना की वजह से ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की अभिशंसा पर ही जिला प्रशासन ने ये निर्णय किया है। चैत्र मेले में प्रति वर्ष 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। गत वर्ष भी कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार श्रद्धालु उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से फैसला लिया गया इस मेले के आयोजन न करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा। ढाका में बंगबंधु बापू प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने यहां पर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश का यह अहम दौरा है, जहां ढाका में बंगबंधु बापू प्रदर्शनी में मौजूदगी दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी में पहुंचे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना है।